हेलो बच्चों, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से आप सभी का न्यूक्लियर क्लासेस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी देश में क्या चल रहा है? अभी देश में दो ही चीज़ें चल रही है। एक चल रहा है अग्निवीर, जो बच्चे देश की सेवा, देश की रक्षा करना चाहते हैं उनके लिए अग्निवीर चल रहा है, और जो बच्चे देश का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उनके लिए साइंस चल रहा है। तो लेट्स वी गो टू द साइंस, ओके। एंड बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो अपने लेक्चर में जो टॉपिक कवर किया था, दैट इज़ द सॉल्यूशन, ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट सॉल्यूशन। In previous class I have already covered a definition and another is the types, how many types of the solution, and in this class this is already has been covered and we will cover in this lecture, that is the concentration or strength। क्लियर है? तो बच्चों, जो बच्चे अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जो प्रीवियस क्लास की वीडियो ज़रूर देखें, तो उनको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी जान रहे हैं तो वो देखें या न देखें, बोथ आर बेनिफिशियल, ओके। सो यहाँ पे आप देखो कि हम लोगों ने तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? अभी कॉन्सेंट्रेशन क्या वर्ड है? क्लियर है? कॉन्सेंट्रेशन बच्चों यही है कि ये जस्ट आपको ये बताता है कि जो सॉल्यूट है, और जिस सॉल्यूशन में मैंने ये है, दिस इज द वाटर, यहाँ पे मैंने सॉल्यूट ए डाला और यहाँ पे ये वाटर है। क्लियर है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन हमें जस्ट यही बताता है कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसमें जो सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है या जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो रिलेटिवली विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन कितना है। मीन्स ये हमें क्या करता है बच्चों? ये हमें क्वांटिटेटिवली कॉन्सेंट्रेशन जो है क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करता है किसको? सॉल्यूशन को। एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो ये है। अब यहाँ पे आप देखो कि अब हम लोगों ने तो समझ लिया कि क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन। तो हम बच्चों हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लास में पानी लिया, सपोज जो पानी है वो 300 ml है। क्लियर है ना? तो हमने इसमें साल्ट डाल दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखो, मेरा बोलने का बहुत सारा तरीका हो सकता है जो क्वांटिटेटिवली हम अगर एनालिसिस करें या एक्सप्रेस करें उस सॉल्यूशन के बारे में, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि भाई कि वेट बाय वॉल्यूम बोल सकते हैं कि मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर हम 100 ग्राम साल्ट लिया और उसको हम लोगों ने 500 ml में वाटर में डाल दिया, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि भाई 100 ग्राम, ये देखो ये है, यहाँ पे साल्ट डाला और यहाँ पे ये वाटर है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। और जब जैसे ही मैंने साल्ट डाला तो इसका वॉल्यूम यहाँ तक हो गया। क्लियर है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये जो साल्ट है, क्वांटिटी ऑफ साल्ट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इन वॉल्यूम, एक ये बोल सकते हैं। अब ये दिया हुआ है ग्राम में। क्लियर है? उसी प्रकार हम इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि भाई क्वांटिटी ऑफ पूरे सॉल्यूशन का हमने वेट ले लिया और फिर हम वेट बाय वेट डिफाइन कर दिए। क्लियर है? इस तरह से फिर वेट बाय वॉल्यूम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो हमारे पास जो तरीकाएं हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का,
वो डिफरेंट टाइप के हैं, मीन्स एज पर द रिक्वायरमेंट। जनरली क्या होता है बच्चों कि जब कभी भी हम जनरल लाइफ से कोरिलेट करते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं कि हम जनरली किसी भी सब्सटेंस को या आइदर वी विल एक्सप्रेस इन द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज, इससे हमारा काम चल जाता है जनरल लाइफ में। बट बच्चों जब कभी भी हम केमिकल रिएक्शन की बातें करते हैं, क्लियर है ना, जब कभी भी हम केमिस्ट्री विथ रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री जब बातें करते हैं तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही मैंने कवर किया है कि वहाँ पे किसकी बातें होती है बच्चों, वहाँ पे बातें होती है नंबर ऑफ मोल्स की। और फिर जब हम केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में बातें करेंगे तब हम किसके रिस्पेक्ट में बातें करेंगे बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल्स को के बारे में। और यहाँ पे जैसे हम अपने जनरल लाइफ में कैसे बातें करते हैं बच्चों, ग्राम वॉल्यूम इस तरह से, क्लियर है ना, और ml लीटर इस तरह से। बट वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या जब केमिस्ट्री का रिएक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए क्या, कॉन्सेंट्रेशन को, उसमें क्या होता है बच्चों इंक्लूडेड, उसमें क्या इंक्लूड होता है, उसमें मोल इंक्लूड होता है, क्लियर है। तो वी विल सी वन बाय वन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट टर्मिनोलॉजी और टाइप्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, क्लियर है ना बच्चों। उससे पहले हम दो चीज़ें समझते हैं। एक चीज़ होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्लियर है, और दूसरा क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब इसका मतलब क्या है कि भाई टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जब कभी भी अगर हमने टेम्परेचर में थोड़ा सा भी वेरिएशन किया तो वो जो टर्मिनोलॉजी है या जो एक्सप्रेशन है उसमें चेंज आएंगे। और इसका मतलब है कि जब कभी भी हम टेम्परेचर में चाहे कितने भी डिग्री सेल्सियस से कितने भी डाउन कर ले, टेम्परेचर को बढ़ा दे घटा दे या उस पूरे सिस्टम के टेम्परेचर में चेंजिंग ला दे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पे जनरली दो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली जो बच्चे होते हैं इसका जो डेफिनीशन बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन is used to express what, amount of solute either per unit volume of the solvent, per unit volume of the solution, per unit volume of the solution or पर यूनिट वेट ऑफ द सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर है। तो अगर कोई मेरे से डेफिनेशन पूछे तो यही कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे बच्चों देखो दो टर्मिनोलॉजी बहुत प्रिवेल कर रही है, व्हाट इज, वन इज द वॉल्यूम एंड अनदर इज द वेट। तो क्लियर है। तो बच्चों हम सब जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वॉल्यूम इंक्रीज करता है और जैसे ही टेम्परेचर हम घटाते हैं वॉल्यूम विल डिक्रीज। बट जो बच्चे मास होता है या जो बच्चे वेट होता है उसे टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। मास मीन्स व्हाट, मास मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्लियर है। तो बच्चों टेम्परेचर या तो आप बढ़ाओ या घटाओ, किसी भी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स न घटेंगे और न बढ़ेंगे, इसलिए इस पर इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर है। तो
तो यहाँ भी कंसंट्रेशन को भी हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वन इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड अनदर इज़ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? तो आप अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर क्या क्या आता है, जो वही टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग वन बाई वन विल डिफाइन एवरीथिंग। ओके, सो अब यहाँ पे देखो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो क्या क्या हो सकता है बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेकेंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड मोलारिटी एंड देन मोलारिटी देन नॉर्मालिटी एंड देन फॉर्मालिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कितने हो गए बच्चों। अब यहाँ पे आ जाओ, टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट होता है वेट बाय वेट। क्लियर है? फिर मोलालिटी, पीपीएम भी होता है, मास पर मीन्स वेट बाय वेट के रिस्पेक्ट में, मैं आपको डिफाइन करूँगा लेटर ऑन ना। यहाँ पे भी पीपीएम हो सकता है, मीन्स वेट बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में या मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? पीपीएम होता है, पीपीबी होता है, बहुत सारे इस तरह से फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और होता है बच्चों, वेट बाय वेट परसेंटेज एंड मोलालिटी एंड देन अनदर इज द मोल फ्रैक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर यहाँ पे पीपीबी भी है तो कितना हो गया बच्चों, 7। वो किसके बेसिस पे होगा, वेट बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम के बेसिस पे, ठीक है ना। 7 यहाँ पे कितने होंगे बच्चों, 8 9 10 एंड दिस वन इज द 11। अगर यहाँ पे पीपीबी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, 12। क्लियर है ना? तो हम इस सारे 12 टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इजी है। बस आप एक बार इस देखेंगे, आपको बहुत ही इजीली आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इतने एक्सप्रेशन का यूजेज करते हैं, जो मैं अब वन बाय वन आपको डिस्कशन करूँगा। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और है कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ क्या है, correspondingly both are same sometimes ना, but there are a difference between the concentration and the strength। क्लियर है? अब स्ट्रेंथ क्या है बच्चों, अब ये देखो, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितने वेट बाय वेट के वेट बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ का बच्चों एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि वेट और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्लियर है? वेट और मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर वॉल्यूम या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मीन्स अगर कहीं भी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे कोई भी कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो इनटू अगर ग्राम पर लीटर हो तो हमें समझ जाना है क्या बच्चों कि ये स्ट्रेंथ की बातें कर रहा है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैं अभी आपको धीरे धीरे डिफाइन करूँगा, देन आई विल ऑल्सो डिफाइन एट दैट पॉइंट वेयर आई विल मेक अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन एंड स्ट्रेंथ ना। तो लेट्स सी वन बाई वन ईच टर्मिनोलॉजी। क्लियर है? तो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखो, हम लोग एक साथ जो बच्चे हम लोग एक साथ बच्चे 3 टर्मिनोलॉजी एक साथ पढ़ेंगे। जैसे क्या है, वेट बाय वेट, और उसको हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज, और उसको हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड देन विल टॉक अबाउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है?
अब यहाँ पे देखो, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू बहुत क्लियरली समझाना चाहता हूँ, ताकि आपका और भी जो कॉन्सेप्ट हो जाए। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 500 ml। क्लियर है? और पूरे जब सॉल्यूशन का जब वेट किया गया तो उसका वेट है, फॉर एग्जांपल अब मान के चलो 510 ग्राम। क्लियर है? अब यहाँ देखो, और उसमें क्या जो सॉल्यूशन है उसमें क्या अवेलेबल है, उसमें अगर मैं मान लूँ कि ये मान के चलो NaCl है। क्लियर है? अब इसे NaCl के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है बच्चों? मान के चलो NaCl दिया हुआ है 50 ग्राम। क्लियर है? और NaCl का डेंसिटी गिवन है, या फिर NaCl का वॉल्यूम ही गिवन है। क्लियर है ना? ये तीनों में से हो सकता है। अब यहीं से देखो बच्चों, अब आपसे क्या पूछ रहा है? वेट बाय वेट परसेंट। क्लियर है ना? तो जब कभी भी आप जो वेट है, तो ये किसका वेट है बच्चों? सॉल्यूट का। अब ये क्या है बच्चों? सॉल्यूशन का। क्लियर है? उसी प्रकार ये क्या है? सॉल्यूट। ये क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये क्या है? सॉल्यूट का। और ये क्या है बच्चों? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो अगर यहाँ पे फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl इन सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये कहीं से नहीं आया, जस्ट एलिमेंट्री मेथड से आया। नहीं हम लोग पढ़ते थे कि भाई 5 रुपए में 4 साइकिल, तो 100 रुपए में कितने साइकिल, ऐसे जो पढ़ते थे ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। एकदम बेसिक है, जो आपने 6, 7, 5 क्लास में जो मैथ्स पढ़ा है उसी से है। तो भाई वेट बाय वेट, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट बाय वेट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे बच्चों ग्राम में है, तो यहाँ भी ग्राम होगा। क्लियर है? चूँकि परसेंटेज है तो वी विल मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर है? तो अब इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो परसेंटेज हो गया, उसी प्रकार अगर आपसे कोई वेट बाय वॉल्यूम दे दे तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे कैसे? वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? जब वेट बाय वॉल्यूम की जब बातें होती है और जब परसेंटेज की बातें होती है बच्चों, तो ये कहाँ पे होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इन ml। क्लियर है? ये है, ठीक है ना? तो इनटू 100। ठीक है? अब यहीं पे अगर इसको दे दिया जाए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे भाई कोई यूनिट का कोई मतलब नहीं है, ऊपर में बोथ है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और चूँकि परसेंटेज है तो यहाँ पे कोई भी यूनिट रहेगा, सेम यूनिट विल बी कैंसिल आउट। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब क्लियर है? वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे समझ लिया। क्लियर है ना? अब बच्चों ये सब तो बहुत सी नॉर्मल सी बात है, एलिमेंट्री मेथड है। अब हम लोग बच्चों कहाँ चलते हैं? अब हम लोग चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे, जो हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसका यूटिलाइजेशन होता है, और इनडायरेक्ट वे अगर मैं बोलूँ कि बिना उसके नॉलेज के हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते। क्योंकि मोर देन 60 to 70% ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन दिस वर्ल्ड और बिटवीन द एलिमेंट एंड कंपाउंड ऑकर इन सॉल्यूशन। क्लियर है? मीन्स आपको अगर कोई सॉलिड है तो पहले तो तब तक से रिएक्ट नहीं करेगा जब तक से आप उसको एक सॉल्यूशन नहीं बनाओगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो
जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानने के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बच्चों हम डिफाइन करते हैं मोलारिटी, जिसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल एम से। क्लियर है। मोलारिटी, अब यहाँ पे बच्चों देखो मोलारिटी का क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर, या आप अगर इसको वर्डिक फॉर्म में लिख रहे हो तो ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर से आप इसको मोलारिटी में याद रखना है कि आपको इसको कैपिटल एम से इंडिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसका यूनिट क्या है बच्चों, मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो बच्चों इसका जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर और मोल पर लीटर इन्वर्स। क्लियर है। मोल लीटर इन्वर्स, क्लियर है ना। तो चूंकि मोल को जो यूनिट है वो क्या है बच्चों, वो भी मोल है, तो लेकिन हम ऐसे इंडिकेट करते हैं MOL से। क्लियर है। तो यही है मोल पर लीटर। क्लियर है ना। तो अब यहीं पे देखो, अब बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि भाई नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो बच्चों को डाउट है वो प्लीज़ प्रीवियस क्लास देखें, बट फिर भी मैं इसके यहाँ पे आपको रिकैप करा देना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम और किलोग्राम। क्लियर है। डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, तो मैं आपको फिर से रिकैप करा देना चाह रहा हूं। यहाँ पे बच्चों आप देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। चूँकि मोलर मास किस में होता है बच्चों, ग्राम में होता है। अगर वो एटम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम एटॉमिक मास। अगर वो मोलिक्यूल है तो उसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। whenever we get number of moles, then we put this number of moles in this formula and put the volume of solution in liter, and then we will find molarity। क्लियर है। अब चलो हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं मोलारिटी का। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो, find the molarity of solution of 500 ml volume in which 57.7 gram of NaCl is dissolved। क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या दे दिया, यहाँ पे आपको इसने क्या पूछ रहा है, मोलारिटी पूछ रहा है। तो मोलारिटी पूछ रहा है मीन्स कैपिटल एम। अब कैपिटल एम का बच्चों फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट शुड बी इन लीटर। क्लियर है। अब बच्चों नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है बच्चों, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स
को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना हुआ बच्चों, गिवन मास सॉल्यूट का कितना है बच्चों 57.7 ग्राम। क्लियर है। और बच्चों जो मोलिकुलर मास है या जिसे हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं, तो उसका तो NaCl का ग्राम मोलिकुलर मास कितना बच्चों, Na का 22 प्लस Na का एक एटम है इसलिए 22 और क्लोरीन का एक एटम है तो 35.5 मीन्स कितना हो गया बच्चों 57.5। देन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास। देन फ्रॉम हियर we got n equal to 1 means number of moles is 1। तो then simply put in this equation। तो अब यहाँ पे देखो, यहीं पे बच्चे लोग गलती करते हैं, वो जल्दीबाजी में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, बट हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट है लीटर। तो यहाँ पे देखो m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ बच्चों 1 एंड देन वॉल्यूम कितना बच्चों, यहाँ पे गिवन कितना है 500 ml, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए किस में, लीटर में। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, बाई 1000 लीटर। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका जो मोलारिटी हुआ 2m। तो अब क्लियर है। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको नंबर जो वेट है, वेट ना देकर वो क्या दे देंगे, वो दे देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई हम कैसे वहाँ पे मोल कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग द एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है। तो इस तरह से हम मोलारिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम केमिस्ट्री में मोलारिटी और नॉर्मलिटी यूज होता है, और जो अदर्स जो दो टर्म है दैट इज़ द मोलालिटी एंड फॉर्मलिटी, वो थोड़े लेस यूज होते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस में, मोलारिटी एंड मोलालिटी नॉर्मलिटी पे। क्लियर है। तो अब चलो बच्चों हम लोग आ जाते हैं नॉर्मलिटी पे। क्लियर है। हम लोग मोलालिटी बाद में देखेंगे, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग बच्चों नॉर्मलिटी पे। क्लियर है। नॉर्मलिटी क्या है, हमने मोलारिटी के केस में क्या देखा है, इसे हम इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है ना। उसमें हम लोगों ने क्या, नंबर ऑफ मोल्स। जब कभी भी नॉर्मलिटी की बात होती है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ पर लीटर। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हम लोगों ने तो अभी तक सीखा था कि भाई नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों कि हाउ वी विल कैलकुलेट नॉर्मलिटी, और एंड फॉर कैलकुलेटिंग द नॉर्मलिटी वी नीड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो देन हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू गिवन मास। क्लियर है। इन ग्राम, अगर वो किलोग्राम में तो आप उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट और मास। क्लियर है। इन ग्राम। अब वहाँ पे देखो बच्चों, मोलारिटी के केस में हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिंपली वी आर यूजिंग मोलिकुलर मास और ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, बट यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, इक्विवेलेंट वेट और मास। तो अब यहाँ पे देखो, अब इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें तो ये मालूम है बट ये भी नहीं मालूम। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है बच्चों, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, और समटाइम्स इट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर है ना। एंड इन केस ऑफ एसिड इट विल बी कॉल्ड बेसिसिटी, एंड इन केस ऑफ बेस इट विल बी कॉल्ड एसिसिटी, बट समटाइम्स नॉट ऑलवेज। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो, अब ये n फैक्टर क्या है या वैलेंसी क्या है, ठीक है ना। तो ये बच्चों, ये जो n फैक्टर और जो वैलेंसी है, ये बहुत ही
अच्छी टॉपिक है तो, और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, तो इसको मैं एक अलग से इस टॉपिक को मैं कवर करूँगा। बट यहाँ पे हम जस्ट सिंपली बात कर रहे हैं, बट इसके बहुत तरह के पार्ट हैं जो मैं एक अलग से टॉपिक कवर करूँगा। वहाँ पे मैं ओनली आई विल डिस्कस अबाउट द एन फैक्टर। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे हम जस्ट सिंपली फॉर अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मलिटी आई एम जस्ट टेलिंग यू द एन फैक्टर क्या होता है। बच्चों एन फैक्टर है कि जब कभी भी हम किसी भी एसिड को जब एक्वस सॉल्यूशन या वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो जो कितना जो H+ आयन रिलीज करता है, अगर एक मोलिकुल अगर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो उसका जो एन फैक्टर होगा या जो उसका वैलेंसी होगा वो कितना होगा बच्चों? अगर 1 रिलीज करता है तो 1 होगा, अगर 2 रिलीज करता है तो 2 होगा, अगर 3 रिलीज करता है तो 3 होगा। क्लियर है? इन द केस ऑफ एसिड। बट अगर इन द केस ऑफ बेस हम वहाँ पे देखते हैं कि ये कितना वो हाइड्रोक्सिल आयन मीन्स OH- आयन रिलीज करता है। तो हम एसिड के केस में क्या देखते हैं कि भाई वो कितना नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन में, और बेस के केस में हम देखते हैं कि कितना OH- रिलीज कर रहा है बेस के सॉल्यूशन में। क्लियर है ना? तो हम एसिड के केस में जो एसिडिटी जो वैलेंसी या जो एन फैक्टर होता है बच्चों वो क्या होता है, इसमें बहुत तरह के जो इनफैक्ट बहुत तरह के मीन्स बहुत टाइप से कैलकुलेट किए जाते हैं। मीन्स जहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसका अलग होते हैं, जहाँ एनोइक कंपाउंड होता है उसका अलग होते हैं, जब एसिड होता है तो उसका अलग होते हैं, और जब बेस होता है तो उसका अलग होते हैं। इसी के लिए मैं एक अलग से टॉपिक कवर करूँगा। क्लियर है? तो डोंट वरी, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो एसिड में क्या होगा बता, रिलीज ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ion, तो that is called n factor, and in case of base a release of number of hydroxyl ion that is called OH- is equal to n factor। क्लियर है? अब यहाँ पे आप समझो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे HCl लेता हूँ तो ये किस में ब्रेक होगा बच्चों? H+ Cl- में इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ कितना रिलीज हो रहा है बच्चों? 1। तो इसलिए HCl के लिए एन फैक्टर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। अगर इसी प्रकार हम H2SO4 लेते हैं बच्चों तो क्या होगा यहाँ पे 2H+ SO4 -2। क्लियर है ना? तो यहाँ पे कितना रिलीज हो बच्चों? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, इसलिए एन फैक्टर इन द केस ऑफ H2SO4 इक्वल टू एन फैक्टर विल बी 2। अब यहीं पे बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे बेस लेता हूँ तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो NOH केस में तो ये कितना हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है? OH- ऐसे लिखो Na+OH-, ठीक है ना? तो ये कितना रिलीज कर रहा है? 1। तो इसलिए इसका क्या होगा बच्चों? अगर इसी प्रकार अगर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो इसको अगर करते हैं तो क्या होगा बच्चों? Ca2+ इक्वल टू OH- यहाँ पे 2। तो इस केस में क्या होगा बच्चों? कितना वो सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? तो यहाँ पे दे रहा है 2। तो इसलिए यहाँ पे एन फैक्टर, तो एज पर द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, क्लियर है? एज पर द नेचर ऑफ द कंपोनेंट और एज पर द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन फैक्टर वेरीज। क्लियर है ना? तो इस केस में अब हम क्या करेंगे बच्चों? तो हमने देखा है कि भाई वो सब्सटेंस क्या है, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने वहाँ पे देखा है तो इन फैक्टर कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे NaOH लूँ तो NaOH के केस में कितना है बच्चों? एन फैक्टर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मोलर मास विल बी सेम व्हेन n इक्वल टू मीन्स एन फैक्टर विल बी या वैलेंसी विल बी 1। क्लियर है? तो इन दैट केस वेन एवर एन फैक्टर और वैलेंसी विल बी 1, इन दैट केस नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी विल बी सेम। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपने एक यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट तो यहाँ पे 1 से कैलकुलेट किया, तो अभी अल्टीमेटली क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट के जगह पे मोलर मास। अब ये सिंपली कैसे हो गया बच्चों? हम नॉर्मलिटी के केस में, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं अगर इरेज करके अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट हम यहाँ पे नॉर्मलिटी के केस में हम यहाँ पे मोलर मास नहीं लिखेंगे, भला ही वो मोलर मास के बराबर है, बट इफ यू आर स्टडिंग अबाउट नॉर्मलिटी देन वी विल राइट इक्विवेलेंट मास।
इट इज अ कोइंसिडेंट, क्लियर है कि बोथ आर इक्वल बट वी हैव टू राइट एज पर द एक्चुअल डेफिनेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया बच्चों, जो मोलर मास था, ठीक है, मोलर मास बाई n फैक्टर इज 1, क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या आ गया बच्चों, अब जब इक्विवेलेंट, जब गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, देन वी विल कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉर्मलिटी, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे हम लोग नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ H2SO4 के केस में, क्लियर है। H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, जिसमें H2SO4 का जो क्वांटिटी दिया हुआ बच्चों, कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 196 ग्राम, क्लियर है। इसका जो वेट है वो दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन है वो टोटल सॉल्यूशन कितना बच्चों, जैसे ये है जा रहा है तो इसमें दिया हुआ है बच्चों कितना, ये सॉल्यूशन दिया है 2 लीटर, क्लियर है। अभी 2 लीटर है, अब इसी में ये 196 ग्राम है, क्या है, H2SO4 है। अब अगर इस बेसिस पे अब बोलता है, अगर क्वेश्चन में देता है कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्लियर है। तो अब यहाँ हम इस बेसिस पर नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। यहाँ पे दिखते जाओ, समझते जाओ, और जो पॉसिबल है अब राइट डाउन करते जाओ। अगर आप समझ रहे हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जो बच्चे नए तरीके से देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, ये जो बच्चे ने सारे क्लास के लिए वैलिड है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, तो नॉर्मलिटी को हम लोग किसी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूट, क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। अब यहाँ पे बच्चों देख लो, अब यहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू गिवन मास। अब एक कैलकुलेट करते हो, चाहे यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ए इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब इसको इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, क्लियर है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, जो H2SO4 है उसका जो मोलर मास कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 × 1, सल्फर के 1 एटम है तो कितना होगा, तो 1 × 32 ग्राम होता है 1 एटम का, और ऑक्सीजन के कितना है बच्चों, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है तो 4, तो कितना हो गया बच्चों, आई थिंक 34 एंड 64 इक्वल टू 98 ग्राम, क्लियर है। तो ये आ गया बच्चों 1 मोल H2SO4 का वेट अप हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग H2SO4 को, दिस इज़ द एसिड, अब जब इसको हम एक सॉल्यूशन में करते हैं तो क्या रिलीज होता है बच्चों, 2H प्लस SO4 माइनस 2, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर ऐसे, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हुए, 2, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, n फैक्टर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो, अब इसी को आप यहाँ पे कर लो, गिवन मास कितना दिया हुआ है बच्चों, 196 ग्राम, क्लियर है। इक्विवेलेंट पहले हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो मोलर मास कितना हुआ बच्चों, मोलर मास हुआ 98 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 49, क्लियर है। अब यहाँ पे अब देखो, आपका जो 49 हुआ वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट मास हुआ। तो अब यहाँ पे हम, आप यहाँ पर रख दो इक्विवेलेंट मास, तो कितना हुआ, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 4। आप 196 को जब 49 से डिवाइड करोगे तो यू विल फाइंड 4, क्लियर है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 4, क्लियर है। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम लो, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम दिया हुआ बच्चों कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 2 लीटर, तो देन यू विल राइट 2 लीटर, क्लियर है। तो मीन्स नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी कितना हो बच्चों,
डिवाइड ऑफ कर दो तो कितना हो गया 2n। तो दे इन दिस वे वी कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो ये है। अब हम लोग बाद में रिलेशन थोड़ा पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड व्हाट इज़ द रिलेशन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ लाइक दैट ना। तो जब हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा ना तो हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट मोलारिटी, वी कैन इजीली कैलकुलेट नॉर्मलिटी एंड वी कैन इजीली कोरिलेट मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी लाइक दैट। क्लियर है? तो अब ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हो गया। अब जो थर्ड वन पॉइंट है, अब थोड़ा बच्चों स्पीड अप करते हैं क्योंकि अब टॉपिक में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रह नहीं गया, बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखो थर्ड वन इज़ द मोलालिटी। बच्चों ना ये मोलारिटी नॉर्मलिटी से डिफरेंस है, मीन्स डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे हम क्या लिखते हैं डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। क्लियर है? तो हम इसका जो है जो डेफिनेशन है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ पर सॉल्वेंट। क्लियर है? तो मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये बस मोलालिटी के केस में क्या है बच्चों? तो ये सिंपली क्या है भाई बच्चों, ये वेट बाय वेट है। एक होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई विथ 100 देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द परसेंटेज। तो ये क्या बच्चों, वेट बाय वेट मीन्स मोलालिटी डोंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। क्लियर है? तो इस तरह से अब नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है आगे। अगर इसको हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपसे कोई कैलकुलेट करने बोले तो आप ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मासेस, वी कैन कैलकुलेट सिंपली नंबर ऑफ मोल्स एंड देन वी विल डिवाइड विथ द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं मोलालिटी। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जनरली क्या होता है बच्चों कि आपको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट अगर आपको किलोग्राम से नहीं भी दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या दे देगा बच्चों, वो सॉल्वेंट का डेंसिटी दे देगा। क्लियर है? अब इसके डेंसिटी के बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हाँ डेंसिटी इक्वल टू, जिसे हम रो से इंडिकेट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू बच्चों मास बाई वॉल्यूम। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट सिंपली मास इक्वल टू रो इंटू वी मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, देन विल कैलकुलेट सिंपली मास। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट मोलालिटी। क्लियर है बच्चों? जो इसका जो फोर्थ पॉइंट है, वो फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, फोर्थ पॉइंट है फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं बच्चों। फॉर्मालिटी और जो मोलारिटी है बोथ आर सेम, बट इन केस ऑफ formality it is specifically used for ionic compound और ionic substance। क्लियर है? एंड जो मोलारिटी मीन्स जो मोलारिटी एंड जो फॉर्मालिटी है, मोलारिटी में हम लोग जस्ट यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द केस ऑफ मोलारिटी, एंड इन द केस ऑफ फॉर्मालिटी वी डिफाइन नंबर ऑफ 4 मोल। क्लियर है? यहाँ पे भाई मोल है तो वहाँ पे 4 मोल, चूँकि फॉर्मालिटी कैलकुलेट करें वहाँ पे मोलारिटी कैलकुलेट कर रहे थे। सिंपल सा सब यहीं पे है, नंबर ऑफ 4 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे आ गया कि भैया नंबर ऑफ फॉर्मूल ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, इन केस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वी डिवाइड बाय
मोलर मास, और यहाँ पे हम लोग क्या डिवाइड करते हैं, फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला मास, बोथ आर सेम। तो ये भी किस में होता है बच्चों, ग्राम में होता है। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट फॉर्मेलिटी फॉर द आयोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। दिस इज जनरली यूज फॉर द आयोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट इज द नॉर्मलिटी, व्हाट इज द फॉर्मेलिटी, व्हाट इज द मोलालिटी एंड व्हाट इज द वेट बाई वेट परसेंट, लाइक दैट। ओके। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और दिया हुआ है, ppm। जो ना इसका बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये दोनों केस में हो सकता है, एक होता है वेट बाय वेट के केस में और दूसरा होता है भाई वेट बाय वॉल्यूम के केस में भी हो सकता है, दोनों के केस में हो सकता है। क्लियर है। पार्ट्स पर मिलियन का केस क्या मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं कि भाई 100 में अगर टोटल 100 है तो अगर हम किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हाउ मेनी क्वांटिटी आर प्रेजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इन 100। क्लियर है। उसी प्रकार जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बातें करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं 1 मिलियन मीन्स 10 लाख मीन्स 10⁻6 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। अगर हम बिलियन की बातें करते हैं पीपीबी की तो हम यहाँ पे बातें करते हैं 10⁻9 के। अगर हम परसेंटेज की बातें करते हैं तो हम बच्चों कैसे लिखते हैं, हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻2 से। उसी प्रकार जब हम मिलियन की बातें करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हम पीपीबी की बात करेंगे तो 10 पार्ट्स पर बिलियन को तो 10⁻9 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। क्लियर है। ये भी एक हो गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर भी देख लिया कि भाई पीपीबी और पीपीबी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है बच्चों मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन क्या है, यहीं से आपको क्या इंडिकेट करा, मोल इंडिकेट करे कि भाई ये मोल का ही होगा, और ये फ्रैक्शन क्या इंडिकेट करे भाई कि देयर विल बी सम फ्रैक्शन मीन्स। क्लियर है ना। तो मोल फ्रैक्शन का जैसे ये है, यहाँ पे एक सॉल्यूट है ए है एंड सॉल्वेंट बी है। बच्चों जब इसका कोई क्वांटिटी है, ये अगर एक प्योर सब्सटेंस है तो इसका कुछ मोलर मास होगा, इसका भी कुछ, अगर इसका कोई क्वांटिटी है तो इसका भी मोलर मास है। तो फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट का ये जो सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट है बच्चों, नंबर ऑफ ये सपोज x है और नंबर ऑफ बी, सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करना है तो इक्वल टू y है। तो मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो A है वो इस सॉल्यूशन में कितने परसेंट है बच्चों, x। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जो है बच्चों कितने परसेंट है, y। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए बच्चों सॉल्यूशन का, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू बच्चों कितने हो गए, Na प्लस Nb। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर यहाँ से कोई आपसे बातें करता है मोल फ्रैक्शन को जनरली हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं सॉल्यूट की बातें करूँ तो सॉल्यूट को मैंने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, a। यहाँ चूँकि यहाँ पे क्या है हम सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना था बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, यहाँ पे देखो क्या है Na। क्लियर है। तो Na डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू आएगा बच्चों ऑलवेज लाई बिटवीन इक्वल टू जो x से आएगा बच्चों कितना आएगा, 1 के बीच में आएगा। मीन्स मोल फ्रैक्शन जो है एक से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अगर मैं एक्स भी कैलकुलेट करूँ, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, इफ समवन विल आस्क देन यू हैव टू राइट मोल ऑफ Nb, मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन।
देन तो NB एंड Na प्लस NB, अगेन दिस वैल्यू विल लाई बिटवीन द 0 and 1। क्लियर है। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। आप अपने जो भी आपके पास बुक है आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको बहुत इजीली अब हो जाएंगे। क्लियर है ना बच्चों। एक यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो मोल फ्रैक्शन है का है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखो हम लोगों ने जब इस केस में हम लोगों ने क्या लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या था बच्चों, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस NB, फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट का NB डिवाइडेड बाई Na प्लस NB। क्लियर है। प्लस 1 अगर इससे भी ज़्यादा है तो इसी तरह से करते जाओ तो इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप एलसीएम करो, कैलकुलेट करो, कैंसिल मीन्स 1। तो जब कभी भी जो एक सॉल्यूशन का या एक पर्टिकुलर किसी सिस्टम की जब हम बातें कर रहे हैं और उसके मोल फ्रैक्शन का एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन की बातें कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों कि उसका जो मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होगा वो ऑलवेज विल बी 1। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम लोग बच्चों एक दो रिलेशन और बच गए हैं। वो रिलेशन क्या है, अब यहाँ पे देखो किसी ये है, ठीक है, एट जो भी वॉल्यूम टर्म वाले जितने भी जो टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ पे बात किए जाते हैं बच्चों, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हम यहाँ पे एक रिलेशन देखो बच्चों क्या है, ये ए है एंड ए बी है, मीन्स ए इज़ द सॉल्यूट एंड बी इज़ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये जो सॉल्यूशन है जो अभी अवेलेबल है, जो इस बीकर में जो अवेलेबल है उसका समझो नॉर्मल मोलारिटी दिया हुआ है 1, नॉर्मलिटी दिया हुआ है ऑन, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों V1। ये तीन चीज़ ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। क्लियर है। M1 N1 V1। अब एक क्वेश्चन में क्या करता है कि इसमें सपोज हम कुछ वाटर ऐड करते हैं या कुछ सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो सॉल्वेंट जो हम ऐड करते हैं सपोज उसको हम मान लेते हैं कि मैंने V सॉल्वेंट एक्स्ट्रा ऐड किया। क्लियर है ना। तो जब बच्चों भी, तो अब जो इसका वॉल्यूम हुआ बच्चों वो कितना हो जाएगा, अब जो मान के चलो यहाँ से जैसे ही ऐड किया तो यहाँ तक वॉल्यूम आ जाएगा, ये तो मान के चलो VB है, तो अभी इसको उन्होंने क्या बोला कि VB V2। तो अब तो यहाँ पे जब V2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, V सॉल्यूशन जो ऐड हुआ प्लस जो ऑलरेडी V1 था। तो अब इस पे आपको पूछेगा बच्चों कि फाइंड द न्यू नॉर्मलिटी और न्यू मोलारिटी। क्लियर है। तो आपको सिंपली क्या पुट करना है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपने इससे भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दी, तो यहाँ पे आप सिंपली एक कोरिलेशन यूज करो, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पे देखो आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये जब आपने वॉल्यूम को यहाँ तक बढ़ाया तो ये दिया हुआ, तो देन विल इजीली कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ M2। क्लियर है। उसी प्रकार N1 V1 इक्वल टू N2 V2। क्लियर है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नॉर्मलिटी के केस में है तो ये आपको दिया हुआ रहेगा, ये आपको दिया हुआ रहेगा, और आपको हो सकता है ये आपसे पूछे कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर यहाँ पे V2 तो आप जान ही रहे हैं क्योंकि आपने जितना ऐड किया, तो V1 प्लस जो एडिशन ऑफ वॉल्यूम है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपली N1 V1 डिवाइडेड बाई V2, इससे आप कर सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे M2 इक्वल टू M1 V1 डिवाइडेड बाई V2, देन वी सिंपली कैलकुलेट न्यू मोलारिटी of the same solution or new normality of the same solution after increasing the volume by adding some extra quantity of solute। क्लियर है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, क्या एक पॉइंट है कि भाई रिलेशन बिटवीन द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। क्लियर है।
तो बहुत सारे तरह के इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बच्चों? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? और नॉर्मलिटी इक्वल टू, अब इसको मैं कैपिटल M से लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कैपिटल N से लिख रहा हूँ। इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर है? अब यहाँ पे आप ये कर दो, मोलरिटी डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, दोनों को डिवाइड कर दो। जब ये दोनों को डिवाइड करोगे तो अब ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच्चा बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ मोल्स है, क्लियर है? अब नंबर ऑफ मोल्स को आप कन्वर्ट करो, मैं जस्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ मोल्स को जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा बच्चों? मास और गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही तो हुआ नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो, अब इस केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बच्चों क्या होता है? अब ये दोनों को अब यहाँ पे करो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या हो गया? इक्विवेलेंट वेट गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अब ये हो गया। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है बच्चों कितना है? तो अब इससे गिवन मास से गिवन मास कैंसिल हो गया, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या बच्चा बताओ? 1 बाई मोलर मास। क्लियर है? अब यहाँ पे गिवन मास तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या हो गया भाई? इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या हो बच्चों? 1 बाई मोलर मास इंटू 1 बाई, यहाँ ये टोटल है, इंटू 1 बाई इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्लियर? तो इससे कैंसिल हो गया एन फैक्टर, यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ गया एन फैक्टर। क्लियर है ना? तो इस तरह से आपके जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो गया? मोलरिटी बाई नॉर्मलिटी इक्वल 1 बाई एन फैक्टर या वैलेंसी। देन यहाँ से क्या निकल के आया बच्चों? जब इसको आप करोगे तो एम बाई एन फैक्टर इक्वल टू नॉर्मलिटी। यही है रिलेशन। तो आपको एन फैक्टर अगर मालूम है तो मोलरिटी से आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकते हो और नॉर्मलिटी से आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आई थिंक इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ लीव योर क्वेरी इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल अटेंड एट दैट प्लेस। एंड चलो अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।